हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ताज़ा ख़बरों पर चर्चा करते हैं ताकि आपको उन ख़बरों के दूसरे पहलू भी मालूम हो जाएं और जो कुछ आपको टेलीविज़न और अखबार दे रहे हैं उससे कुछ अलग, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है और कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मशहूर है, वहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, ऐलान किया है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो जिनका नाम रखा गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये जाट लीडर थे। ऐसे वक्त में जब पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जाट सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐसा लगता है कि किसानों को शांत करने के लिए, ख़ास तौर पर जाटों को शांत करने के लिए ऐसा किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी नज़दीक है, वहाँ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और भाजपा के और भी लीडर्स मौजूद थे। इस वाक़े के मुख्तलिफ एंगल्स पे बात करने के लिए आखिर क्या है, क्यों ऐसा हुआ है और इसकी बैकग्राउंड क्या है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि इसमें ये नया खेल क्या कुछ है, या नया पेच जिसे कहा जाता है, वो क्या है जो अलीगढ़ में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है? ये एक मोदी जी के खाटी राजनीतिक स्टाइल है। हाँ। कि वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से अपना जो है पुराना रिश्ता जोड़ लेते हैं। हाँ। असम गए तो बोले मैं चाय बेचता था, तो असम की चाय बेचता था। पिछली बार यूपी आए तो बोले मैं चाय में जो चीनी डालता था वो यूपी के कारखानों की होती थी। तो इस बार उन्होंने एक नई बात कही, वो ये कही कि मेरे बचपन में अलीगढ़ से सलीम भाई आते थे और वो वहाँ पर ताले बेचने वडनगर आए थे और वडनगर में वो ताले बेचते थे। अब वडनगर में जाकर जब वो ताले बेचते थे तो ताले के साथ एक हमेशा एक परेशानी होती है कि ताला जाम हो जाता है। अच्छा। तो उसमें फिर तेल डालना पड़ता है। तो मोदी जी के पिताजी जो थे वो तेली थे, क्योंकि मोदी जी कई बार कहते मैं तेली हूँ। अच्छा। तो वो सलीम जो है ताले वाले, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं, अभी तक तो चाय की बात वो कहते थे, अब तेली की बात भी। तो मैं बताता रहा हूँ, ताले का और तेली का संबंध हमेशा है। हाँ, सही। तो वो ताले में तेल डलवाने वो तेली जो है दामोदर दास के पास जाते थे। हाँ। और वहाँ पर वो मोदी जी बचपन में छोटे बच्चे थे, शरारती तो थे ही। वो तालों में उनमें जो की होल होता है उसमें छेद में तेल डालते थे और फिर घुमाते थे। कट 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 कट, बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्हें आज भी वो याद है। और सलीम भाई उनके एक तरह से आप समझिए आदर्श पुरुष हैं। आज के दिन अगर मोदी जी ने जो दाढ़ी बढ़ाई है, पूरा देश ढूंढ रहा है कि किसके कहने पे दाढ़ी बढ़ाई। कुछ ने कहा जी ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के लिए दाढ़ी बढ़ाई, लेकिन अब पता चल गया वो राज कि मोदी जी ने सलीम भाई की तरह ही वो दाढ़ी रखी है। अच्छा। वही मूछें रखी हैं। सलीम भाई का कहीं से फोटो हाथ लगा क्या? दामोदर भाई का नाम फोटो आज तक नहीं आया। मतलब दामोदर दास मोदी का फोटो आज तक नहीं है। नहीं, आप कैसे ये यकीन से कह रहे हैं कि ये सलीम भाई की दाढ़ी ऐसी थी? ये सलीम भाई की दाढ़ी है। मोदी जी अगले भाषण में बोलने वाले हैं, ये तो हम पहले बता रहे हैं ताकि। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं थी तो आप मना कर दो? नहीं, मना ही नहीं करेंगे मोदी जी। अच्छा। मोदी जी कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि सलीम भाई से उनका गहरा रिश्ता है। और इसीलिए अगर आप समझिए कोई ऐसी हरकत जरूर हुई है जिसकी वजह से मोदी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ बचपन से, तो सलीम भाई का उसमें बड़ा रोल है। अच्छा। हिंदुस्तान के लोग एक ही सलीम को जानते हैं जो शहजादा सलीम था, अकबर का बेटा था। जी। और आप दूसरे सलीम को जानेंगे जो ताले वाला था, वडनगर में तालों में तेल डलवाने जाता था। सही। तो रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर। करे रिसर्च, हम भी तो रिसर्च कर रहे हैं। आरएसएस का पूरा विंग जो है वो पूरा रिसर्च करता है। वो बताता है कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, वो कहाँ के क्या थे। वो अपनी मर्जी से कुछ नाम बताते हैं, तो बताते हैं। तो हम भी तो खोज करके ही बुलाए हैं। या तो वो इस चीज़ का खंडन करें कि सलीम भाई ताले वाले अलीगढ़ के वडनगर नहीं जाते थे। लेकिन आपको देखिए, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अब तक जो बातें कही गई कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वो हमारे यहाँ हमारे पिताजी के पास पैसा भी रख देते थे। उन्होंने ये नहीं कहा वो रखते थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो और ताले भी रख के चले जाते थे। वो उनके पास अपने पैसे रख देते थे।
अच्छा। अब वो मैं कौन किसके पास रख देता था ये नहीं पता चला अभी था। अच्छा, ये है इसने उससे कहा और उसने उसको कहा। हाँ। अब इसमें नहीं पता चलेगा कि किसने किसको क्या कहा और क्यों कहा। मतलब आपको ये शक है कि वो सलीम भाई पैसे इनके पिताजी के पास नहीं रखते थे? देखिए, अगर आप गुजराती को जानते हैं, हाँ। मैं जितने भी गुजरातियों के संबंध रखने वाले व्यापारियों से बात करता हूँ, वो कहते हैं गुजराती जो है जबान का पक्का नहीं होता। अच्छा। लिखत का पक्का होता है, उसे रुक्का दिखा दोगे तो पैसे दे देगा। अच्छा। नहीं तो जबानी अगर आपने गुजराती के पास कुछ दे दिया तो गुजराती आपका पैसा नहीं देगा, व्यापारियों का कहना है। तो इसलिए जो है सलीम भाई अगर अक्लमंद आदमी थे, प्रदेश में जाकर अपना काम कर रहे थे, तो वो अपने पैसे किसी आदमी के पास रख दें गुजराती के, ये संभव नहीं है। तो ये बात इसलिए आप यकीन से कह रहे हैं? जी हाँ। अब ये बताइए कि ये फिर अलीगढ़ और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ये क्या लिंक है? और इलेक्शन यूपी के, आप इसे कुल मिलाकर के किस तरह से देखिए, इस समय बीजेपी जो है खुलकर जाति की राजनीति कर रही है। हाँ। उसने कहा कि हमने जो है 29 जो है मंत्री बनाए हैं, उन फलाने की जाति है, फलाने की जाति है, फलाने की जाति है। उन्होंने ढूंढ लिया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट थे। यानी अगर ये ऐसे ही है जैसे मैं ढूंढूं कि रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जाति थी, तात्या टोपे की कौन सी जाति थी, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की कौन सी जाति थी, तो ये कोई नहीं जानता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जाति थी, वो कायस्थ थे। या विवेकानंद की जाति कौन सी थी, वो कायस्थ थे। हाँ, मतलब इन बातों को कहना एक तरह से सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी थूकने का साहस इसे कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि जात की राजनीति करने में हमें फायदा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं मैं तेली हूँ, इसीलिए अमित शाह कहता है कि मैं जैन हूँ, और जैन धर्म का जो एक छोटा सा धर्म का आदमी जो है हिंदुस्तान का गृहमंत्री है। इसी तरह वो बताते हैं राजनाथ सिंह राजपूत हैं, वो बताते हैं योगी आदित्यनाथ जो है ठाकुर हैं, फलाना जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण सम्मेलन करा लो, जातिवादी सम्मेलन कराते हैं, खटिक समाज के सम्मेलन करा लो, फलाने के सम्मेलन करा लो, धर्म का। यानी कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने जाति के दलदल में पूरी तरह से धकेल दिया। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान आदमी थे, उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षा थी कि वो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करें। और आप देखिए कि 1 दिसंबर 1886 को उनका जन्म हुआ, और उन्होंने जब वो 23 साल के थे तब उन्होंने पहला अपना जो महल था वो देकर जो है प्रेम विद्यालय नाम का एक विद्यालय खोला, जो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का पहला पॉलिटेक्निक माना जाता है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह इतने बड़े आदमी थे कि वो अफगानिस्तान गए, वहाँ उन्होंने एक निर्वाचित सरकार बनाई, और निर्वाचित सरकार बनाने के बाद वो जो है लेनिन से मिलने 2019 में मॉस्को गए, फिर वो जो है दलाई लामा से मिले। और जो आपको शायद ये तालिबान का जो झगड़ा चल रहा है, इसी दौरान में अगर देखेंगे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह पहले आदमी थे जो अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, कश्मीर और पख्तूनख्वास्तान वगैरह के हिस्से को मिलाकर एक बड़ा जो है कोई साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो एक तरह से वो जो है दूसरे मिशन पे थे। अगर आरएसएस के लोगों को पता चल जाए कि वो कश्मीर को जो है अफगानिस्तान से मिलाना चाहते थे तो तालिबान उनकी इस बात को पकड़ सकता है। तो मोदी जी कहेंगे कौन सा पिटारा मैंने खोल दिया। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो आप देखिए कि उन्होंने 8 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, 50 देशों की यात्रा की, 21 साल वो उस जमाने में जब हवाई जहाज भी उतना कॉमन नहीं था। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं था। तब उन्होंने एक बिना पासपोर्ट के यात्रा की जी। और उनके पास कई अलग अलग देशों के पासपोर्ट थे, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ की सरकार को प्रभावित कर लेते थे और उनके अंदर एक जज्बा था। और इसीलिए यही बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 1925 में संसार घर, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, जो भी अमेरिका वगैरह ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाई थी, उससे पहले ही उन्होंने जो है संसार घर के नाम से एक यूएनओ जैसी एक संस्था की कल्पना की थी। और उन्होंने कहा था किसी देश के पास सेना नहीं होनी चाहिए, सारी सेना जो है संसार घर के पास होनी चाहिए, और उसकी सरकार जो चलेगी संसार घर की, वो विश्व एक सरकार होगी और किसी देश में झगड़ा नहीं होगा। तो बड़े वो क्रांतिकारी विचार के लोग थे। अगर उस लाइन पर दुनिया चलती तो आज तो बहुत तरक्की कर चुकी है। उनकी किताब है, उसमें माई लाइफ स्टोरी में उन्होंने पूरी बात लिखी है। और उनका बड़ा सपना था, और वो इतने महान नेता थे कि 1957 में उन्होंने मथुरा से चुनाव लड़ा। अब मथुरा से चुनाव लड़ा तो वो जो है आप समझिए सबसे ज़्यादा 55% वोट उन्हें मिले। और उनके मुकाबले कौन लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने जमानत जब्त करा दी। और पूरा आरएसएस, पूरा भारतीय जनसंघ, इनके सारे नेता जो है अटल बिहारी को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी चौथे नंबर पे रहे, और चौथे नंबर पे ऐसे रहे कि उनको जो है 13% वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने तब नहीं, उन्हें पता चला कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े जाट राजा थे कि उनके सम्मान में इन्हें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था।
तो ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा होता है कि जल्दबाजी की शिकार है। उन्हें लगता है कि हम जो है, जो जाट आंदोलन है, जाटों में क्या हुआ कि ये बीजेपी आज के दिन जो है बौखला गई है। अब बौखला इसलिए गई है कि जो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई किसानों की, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग आए, उसके बाद जाटों ने एक ही बात कही, मुसलमानों ने एक ही बात कही कि 2013 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे में भेदभाव डाला, जिसका फायदा उन्हें 2014 के चुनाव में मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, 2017 के विधानसभा चुनाव में। अब जो है सारे जाट, सारी जातियां, सारे जो है मुसलमान, सब धर्मों के लोग, चाहे उसमें सिख हों या वो अल्लाह अकबर का नारा और हर हर महादेव दोनों तरफ से जिस तरह से दिया गया, नहीं, ये टिकैत की विरासत है। टिकैत साहब जब थे, बड़े वाले टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, तब वो भी सबको बराबर सम्मान देते थे। और यही गुण जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में था। वो किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं करते थे। उन्होंने जो है पहली बार अपने राज्य में जो है सब लोगों को बराबर बैठ के सबको खाना खिलाते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो भी हो, जो भी होते होंगे, क्योंकि वो खुद जो है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल में पढ़े। तो वो जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर था और यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं। तो एक तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत सारी जगह दी। और आपको शायद ये नहीं पता होगा, पिछले 10 साल से आरएसएस के लोग ये एक बार मांग बराबर उठते हैं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा बना है, तो इसे इसका नाम बदलकर सर सैयद अहमद के नाम पे कर दो। जबकि वो वहाँ पर छात्र थे, तो छात्र के नाम पर जो है जिसने कॉलेज की स्थापना की है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसका नाम कैसे रखा जा सकता है। तो उस बुगाहट में आप देखिए 2019 के चुनाव में ये कहा गया था इन्होंने कि हम स्टेट लेवल पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, 2 साल ही अपनी मौज अय्याशी में लगे रहे। अब जाके उन्हें याद आया कि हाथरस में जाकर, अलीगढ़ में जाकर हम ये बात कह सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के आगे जाट शब्द लगा दो, तो जाट खुश हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि शादी होती है तो शादी ब्याह में कई रस्में होती हैं, तो एक खान कटोरी की रस्म होती है, तो उसमें वो लड़का जो है रूसने का अभिनय करता है। और वो कहता है जी, लड़की वालों को कहते हैं जी मेरी ये डिमांड है। कोई लड़का कहता है जी मुझे साइकिल चाहिए, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कहता है मोटरसाइकिल चाहिए। तो ऐसे ही एक बड़ा गुजराती बारात वहाँ पहुँची हाथरस में, तो और उसने कहा जी क्या चाहिए। उसने कहा जी कुंवर साहब कह रहे हैं कि हमें तो जो है कार चाहिए। लड़की का बाप बोला बिल्कुल कार मिलेगी, अभी आ जाती है, आप खाना तो शुरू करो। उन्होंने खाना शुरू किया, इतने में एक प्लेट पर सजी हुई छोटी सी मारुति कार का मॉडल आ गया। उसने कहा ये क्या है। तो लड़की के बाप ने कहा कुंवर साहब आप बताओ ये क्या है। बोले तो कार है। बोले कार ही तो मांगी थी आपने। उन्होंने कहा मैं तो बड़ी वाली मांगी थी। उन्होंने कहा बड़ी वाली की तो बात आपने की नहीं थी। तो मोदी जी समझते हैं कि वो जाटों को भी इसी तरह से छोटी सी कार दिखाकर बहला लेंगे और वो जाट कहेंगे हाँ जी मोदी जी ने, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और सारे वोट मोदी जी को दे देंगे। लेकिन आप समझिए कि बच्चों की तरह अगर बहलाने की हरकत सरकार करती है, सरकार का मुखिया करता है, देश का प्रधानमंत्री करता है, तो आप ये समझिए वो लोगों को बहलाने की नहीं बल्कि अपनी खिल्ली उड़वाने का काम करता है। और लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी जो हमने सत्ता पे बैठा रखा है ये महान जाहिल और मूर्ख आदमी है। अच्छा, इसमें अलीगढ़ में करने की क्या वजह थी? क्या अलीगढ़ में है कि मुरसान जो उनकी रियासत थी वो है हाथरस में। अच्छा, हाथरस में है। हाँ। हाथरस रियासत की कुछ ज़मीन वृंदावन में है, कुछ ज़मीन अलीगढ़ में है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उनकी जो समाधि है वो वृंदावन में है, जमुना के किनारे वृंदावन में उन्होंने समाधि बनवा रखी है। उस समाधि की इनको याद नहीं आई। वहाँ आज भी जो है कोई देखभाल नहीं होती। बस इन्हें लगा कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही पैमाना है, एक ही इनका नारा है, एक ही मकसद है कि आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाओ। और इसीलिए वो कहते हैं जी कि अब्बा जान, चचा जान, ठीक है ना, मौसी जान, मामा जान। तो ये जो है जान इनकी जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान में अटकी हुई है। और अपनी जान को जलालत से निकालने के लिए ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, यानी कोई भी आदमी अगर अलीगढ़ जाएगा, कोई भी आदमी अगर आप कहें, मैं कहूँ कि उन्नाव जाएगा या हाथरस जाएगा, तो उसे 1 साल में उन्नाव जिस काम के लिए मशहूर हुआ, अलीगढ़ जिस काम के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, हाथरस जिस मामले में चर्चित हुआ, वो रेप के मामले थे। लड़कियों को जिंदा जला दिया गया। अगर मोदी जी को जाना था तो जो लड़की हाथरस में जलाई गई, जिंदा जलाई गई, उसकी कब्र पर जाते या उसकी शमशान वाली जगह जाते, उसके घर वालों के पास जाते, कहते कि जी हम लड़कियों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाएंगे जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा मिलेगी। लेकिन नहीं,
इनको सिर्फ जात पात की राजनीति करनी है और ये समझते हैं कि जाट जो है ना, ये कहावतें सुन रखी है ना, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, जाट रे जाट सोना दूरी आठ। तो ये समझते हैं कि जाटों को जो है मूर्ख समझते हैं और ये किसी भी तरह बहला सकते हैं। अगर मोदी जी ने जाटों का इतिहास पढ़ा होता तो उन्हें पता होता राजा सूरजमल जो है जाटों के सबसे बड़े राजा हुए हैं, उन्हें जाट सम्राट बोला जाता है। और वो सूरजमल जो थे वो जो है आप समझिए दिल्ली के लाल किले का उन्होंने हमला किया और हमले के प्रतीक के रूप में लाल किले का एक गेट जो है वो दरवाजा उखाड़ कर ले गए भरतपुर। अब भरतपुर के राजघराने में आज भी वो रखा हुआ है। तो अगर इन्हें पता होता तो वो सूरजमल के नाम पे भी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये जहाँ जाते हैं छोटी छोटी बातें सोचते हैं और ये समझते हैं कि लोग बहल जाएंगे छोटी बात। और कई बड़े मजेदार है, कई पत्रकार कह रहे हैं मोदी जी ने क्या दाव खेला है, जाटों को जीत लिया। यानी कि दिल्ली के जाट हुए, हरियाणा के जाट हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हुए और देहरादून के जाट हुए, उत्तराखंड के, वो सारे के सारे जो है ये समझते हैं कि किसान आंदोलन को भूल जाएंगे, जय जय मोदी करने लगेंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जाट जो है अपने असूलों की लड़ाई लड़ता है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इतिहास ही पढ़ लो, जिस आदमी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी शुरू नहीं हुई थी, चिंगारी शुरू नहीं, यानी 1915 में उन्होंने एक निर्वासित सरकार भारत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान में काबुल में स्थापित कर ली थी। जिस आदमी ने 1919 में दिल्ली से मिल ली है, दलाई लामा से मिल ली है, जिससे संसार घर की स्थापना की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इतने बड़े विजन का आदमी, इतने बड़े विजन का आदमी को उन्होंने काम उजड़ दिया कि राज्य स्तरीय एक विश्वविद्यालय बनाएंगे और शिलान्यास तक नहीं हुआ, उस जमीन को भी नहीं ढूंढना गया, उसका अभी भी मैप भी नहीं बना होगा। बस सिर्फ यह है कि चुनाव होंगे, जाट खुश हो जाएंगे, 6 महीने बाद कौन देखा है। हाँ, एक ऐलान कर दो, ऐलान कर दिया, लोग हर हर मोदी करते रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा, जाट आंदोलन खत्म हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो ये सारी मंशा इनकी है। लेकिन ये मंशा से बात यह है कि हर बार ये अपने को ही जो है नंगा सिद्ध कर लेते हैं और ये बताते हैं कि दिमागी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा जाटों पर, किसान पैदल नहीं, इसका रिएक्शन होगा, असर नहीं है, इसका रिएक्शन होगा। जैसे मैंने कहा कि वो मैंने कहा जी ये जो है लो जी आपने कार मांगी, लो मैंने कार दे दी आपको, तो आप समझते हो उस आदमी का क्या रिएक्शन होगा? वो समझेगा मेरे को मेरे ससुर ने, पूरी ससुराल ने मेरे को सबके सामने जो है बेवकूफ़ सिद्ध कर दिया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। बात चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती और किसी नतीजे तक जब बात पहुँचे तो मैं समझता हूँ वहीं रोक भी देनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक कोशिश जाटों को और किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसका नतीजा आपने बताया कि वो और रिएक्शन में और हालात ख़राब ही होंगे बीजेपी के ख़िलाफ़। तो ये ऐसी हालत में देश क्यों पहुंच गया आखिर, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। आखिर पूरे मुल्क में अगर कुछ लोग इलेक्ट होकर के हुकूमत में पहुंच जाएं, उसके बाद वो बस और बस अपनी मर्ज़ी ही चलाएंगे। अभी तक तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, चाहे वो किसान कानून हो, NRCCA कानून हो, आर्टिकल 370 हो या जितने भी हों, पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं होती, कभी बहस नहीं होती, कभी वोटिंग नहीं होती और जो चाहते हैं कानून पास कर लेते हैं। तो अब पब्लिक की जो पार्लियामेंट होगी, इलेक्शन जब होगा, उसमें ये सब करना मुमकिन नहीं होगा अगर EVM पर गड़बड़ ना हो, क्योंकि EVM पर बहरहाल सवालिया निशान लोग लगाते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है, ऐसी वीडियो हमारे सामने आई है, ऐसे सबूत सामने आए हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, पूरी गाड़ियां भरी हुई मूवमेंट होती हुई नज़र आई हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो नतीजा आम लोग ही अपनी संसद में इलेक्शन में दे देंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इनको और क्या क्या ड्रामे और तमाशे करने होंगे और उसके नतीजे में उन्हें क्या मिलेगा, ये वक्त बताएगा। और काफ़ी हद तक रविंद्र कुमार जी ने भी बता दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।